आपको मैं लास्ट में एक क्विज भी दूंगा, फिर आप लोगों ने वो सॉल्व करना है वो क्विज। क्विज का पता है ना किस चीज को कहते हैं? जी सर। ओके, तो आप क्विज के लिए भी तैयार रहे। ये आपने बढ़ा नहीं दिया था वेलोसिटी एंड इट्स कार्टेशियन कंपोनेंट्स? ये पढ़ा दिया था। यस सर, एक्सेलरेशन वाला भी पढ़ लिया था और उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन भी पढ़ लिया था। अच्छा अच्छा सर ग्रेडियंट, फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट वहां से बढ़ा दें। अच्छा, फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट से। चले हम इस तरह करेंगे, ग्रेडियंट दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। जी सर। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना? जी, अभी स्क्रीन आपके साथ शेयर हुआ? जी सर। यस सर। हो गया। ओके, तो हमने ग्रेडियंट के बारे में क्या पढ़ा था? सर मुझे तो स्क्रीन शो नहीं हो रही। आप निकल सर? के फिर आ जाए तो मे भी आपको शो हो जाए। ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के the maximum rate of increase of scalar function with respect to space in particular direction, so this is be called gradient of that scalar function. okay, जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज होगा किसी भी स्केलर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हम उसको क्या कहेंगे? ग्रेडियंट कहेंगे ऑफ दैट स्केलर फंक्शन। अभी हमारे पास स्केलर फील्ड क्या चीज है? स्केलर फील्ड हमारे पास वो फील्ड है कि हमारे पास एक सिंगल स्केलर वैल्यू लेगा हर एक पॉइंट पे स्पेस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर फील्ड कहेंगे। और ग्रेडियंट क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना? अच्छा, फिर हमने एग्जांपल लिया था टेम्परेचर का कि हर एक पॉइंट पे रूम में हम एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर टेम्परेचर ले ले तो वो हमारे पास स्केलर फील्ड होगी। तो जो ग्रेडियंट है स्केलर फील्ड की वो भी वेक्टर होगी, और वो उसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ पॉइंट होगी? जहां पे हमारे पास ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैग्नीट्यूड होगी उस इंक्रीज की। जितनी इंक्रीज होगी ना उतनी उस ग्रेडियंट की मैग्नीट्यूड होगी हमारे पास, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था ना? यहाँ तक तो सारों को समझ आ रही है ना? यस सर। जी सर। अच्छा सर आप लोग साथ साथ में पढ़ भी रहे हो कि नहीं, सिर्फ एंजॉय कर रहे हो? पढ़ रहे हैं सर जी। पढ़ते हैं सर। हाँ, इस तरह ना हो कि अगर ना पढ़े और फिर फेल हो जाए। अच्छा, now we will discuss formula of gradient. Okay, so the gradient of well-defined continuous and differentiable scalar function. Now we have this scalar function which we say pi, and this scalar function is in space. So we have pi x y z at each point of certain region of space, and this we will written as नेबुला पाई या डेल पाई। जो नोटेशन है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नोटेशन है हम उसको क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं, लेकिन वैसे जनरली हम उसको डेल पाई कहते हैं, ठीक है ना? एक वो दूसरा डेल भी है ना, तो उसके साथ आप लोग जो है ना इसको कंफ्यूज ना करें, ठीक है ना? तो डेल पाई हमारे पास इक्वल आएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ये नेबुला के डेल जो ऑपरेटर है हमारे पास ये इसके इक्वल है। ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है जनरली?
ऑपरेटर का क्या काम होता है? चीज को ऑपरेट करता है सर जी। ऑपरेट करता है ना, तो ये ऑपरेट करेगा, ये जो डेल ऑपरेटर है हमारे पास किस चीज को ऑपरेट करेगा? ये डेल जो हमारे पास ऑपरेटर है ये किस चीज को ऑपरेट कर रहा है? पाई पॉइंट्स को, बिल्कुल स्केलर पाई फंक्शन को, को। जो हमारे पास स्केलर फंक्शन है पाई, इसको क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। वेरी गुड, अवेश ने बताया। यस सर। अच्छा, हमारे पास स्केलर फंक्शन को ये ऑपरेट कर रहा है, उस पे ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, तो जो डेल पाई हमारे पास आ गया, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ग्रेडियंट ऑफ पाई कहते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ पाई जो हमारे पास है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एक्स कंपोनेंट हमारे पास इसका क्या होगा? डी पाई बाई डी एक्स होगा, पार्शल बाय पार्शल एक्स। हाँ, वाई कंपोनेंट हमारे पास कैसे लिखे? सर ये डी है या पार्शियल है? ये पार्शल है, पार्शल। डी को Okay, sir. थोड़ा सा मोड़ के पार्शल बन जाता है। इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था कि पार्शल हम क्यों लिखते हैं? नो सर, आपने बताया था, लेकिन पहले बताया आपने था। डी कहा था, डी बाई डी नहीं एक्स। नहीं, डी तो मेरे वो डी वैसे ही निकल जाता है ना, लेकिन है पार्शल। ठीक है ना, पार्शल डिफरेंशियल है ये। अच्छा, तो z कंपोनेंट जो है वो हमारे पास डी पाई बाय सॉरी पार्शल पाई बाय पार्शल z होगा हमारे पास। जो ग्रेडियंट है स्केलर फंक्शन वो हमारे पास फॉर एग्जांपल है पाई ऑफ एक्स वाई z, ये इस कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स वाई z कोऑर्डिनेट में है एक स्केलर फंक्शन हमारे पास फॉर एग्जांपल, और ये हमें कहते हैं कि इक्वल्स है 2x + 3y² माइनस साइन z के बराबर है। तो डेल पाई को हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह हमने ऊपर लिखा हुआ था, तो इसको इस तरह लिख लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसका डेल ले लें, इस पाई का अगर हम डेल ले लें, तो डेल का मतलब ये कि हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो 2x का हमारे पास डिफरेंशियल क्या आएगा? 2 आएगा। फिर 3y² का क्या आ जाएगा? 6y 6y आ जाएगा। और साइन z का क्या आ जाएगा? cos z माइनस cos z। माइनस cos z नहीं आएगा, cos साइन माइनस तो का वैसे- जो हमारे पास है cos है, माइनस तो पहले से है। जी सर। ओके, नाउ वी कम ऑन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, कि यानी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है। तो हमने जिस तरह बताया कि जो स्केलर फील्ड है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है इन रीजन ऑफ स्पेस। जी सर, ये आप ऊपर जो कह रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल क्यों होगा? आपने लास्ट लेक्चर पढ़े थे, जी सर। मैंने आपको बताया कि अभी अगर आपके पास एक वेरिएबल हो, अगर एक वेरिएबल, अगर आपके जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर आप पार्शियल यूज नहीं करेंगे, आप फिर क्या करेंगे? डी यूज करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल ज्यादा हो और उस सारे वेरिएबल्स पे वो फंक्शन डिपेंड कर रहा हो, तो फिर हम क्या कर लेंगे? उसका पार्शियल लेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर फील्ड्स हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो मास की वजह से हमारे पास होती है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो चार्ज की वजह से हमारे पास होती है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये हमारे पास स्केलर ग्रेडियंट के हमारे पास स्केलर फील्ड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है? स्केलर फील्ड्स हैं। अच्छा, हमारे पास स्केलर फील्ड्स के हमारे पास फिर आते हैं 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं स्टेशनरी स्केलर फील्ड और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्केलर फील्ड कहते हैं। तो जो दोनों फील्ड्स है वो कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस हम किस चीज़ को कहते हैं? कंटिन्यूअस हम तभी हमारे पास होता है कि जो फंक्शन होता है और उसका जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जिस्ट कर रहा है हर जो फील्ड के अंदर, तो हम फिर उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास। ठीक है ना, ये आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो तो ये आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे। ठीक है ना, तो ये जो स्केलर फील्ड्स के 2 टाइप्स है, स्टेशनरी स्केलर फील्ड और जो ट्रांजिएंट स्केलर फील्ड्स है, ये हमारे पास है। इसको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिए यहाँ तक।
अच्छा, फिर हमारे पास जो था लेवल सरफेसेस था। लेवल सरफेसेस हमारे पास क्या होते हैं कि जो सरफेसेस होते हैं उसमें हर पॉइंट पे जो स्केलर फील्ड होगी वो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास सेम होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड कहते हैं। लेवल सरफेस, लेवल सरफेसेस कहते हैं सर। तो वो वही सरफेस जिस पे हर एक पॉइंट पे जो स्केलर फील्ड है उसकी वैल्यू हमारे पास सेम होगी, तो हम उसको क्या कहते हैं, लेवल सरफेसेस कहते हैं। अच्छा, अभी हम मैथमेटिकल रिलेशन फॉर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन पे आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लेवल सरफेसेस है, इसको हम S1 कहते हैं और इसको हम क्या कहेंगे, S2 कहेंगे। आपको कर्सर नजर आ रही है ना? जी सर नजर आ रही है। यस सर। तो ये S1 है हमारे पास, इसकी जो स्केलर फंक्शन इस सरफेस पे हमारे पास क्या होगी, ये पाई होगी। और जो ये S2 जो है इसके स्केलर फंक्शन इस सरफेस पे हमारे पास क्या होगी, पाई प्लस डी पाई होगी। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है इस S1 सरफेस पे, ये जो हमारे पास सरफेस है इसको हम A कहते हैं, और जो हमारे पास सरफेस S2 है जिसका स्केलर फंक्शन हमारे पास पाई प्लस डी पाई है, हम इसको इसमें जो पॉइंट्स है उसको हम B और C कहते हैं। ठीक है, ये सरफेस 2 पे हैं। अच्छा, इसको हम A और B C को हम आपस में क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे या कनेक्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है ना? तो जो AC हमारे पास है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास DR है, और जो AB हमारे पास है ये DN यूनिट वेक्टर है हमारे पास। ये DR लेंथ जो हमारे पास है ये इंक्रीज करेगा स्केलर फंक्शन पाई डी पाई में, यानी अगर इस स्केलर फंक्शन पाई में हम DR इंक्रीज कर ले इस लेंथ पे, तो हमारे पास जो स्केलर फंक्शन बन जाएगी वो पाई प्लस डी पाई बन जाएगी। ठीक है ना? अगर हम इस DR का यूनिट लेंथ ले ले तो इसमें जो इंक्रीज करेगा स्केलर फंक्शन वो हमारे पास आएगी डी पाई बाई DR यूनिट लेंथ में। ठीक है ना? तो जो रेट ऑफ इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन पाई होगा हमारे पास, वो क्या होगा, हमारे पास डी पाई बाई DR, ये हमारे पास इंक्रीज होगा। ठीक है? अच्छा, जो मैक्सिमम इंक्रीज हमारे पास होगा स्केलर फंक्शन पाई में, वो उसको हम कहते हैं डी पाई बाई DR मैक्स। ठीक है ना? तो डी पाई बाई DR मैक्स को हम क्या कहते हैं, हमने जो डिफिनीशन ग्रेडियंट की थी वो हम उसे कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ पाई। ठीक है ना? तो डी पाई बाई DR हमारे पास मैक्सिमम होगी उसकी वैल्यू जब DR हमारे पास, या ग्रेडियंट की या डी पाई बाई D टर्म जो है, इस टर्म को अगर हम ले लें वो ये मैक्सिमम होगी तब जब हमारे पास DR जो है वो मिनिमम हमारे पास होगी। ठीक है ना? तो जो मिनिमम डिस्टेंस है इन यूनिट नॉर्मल एट A, ये जो A पॉइंट है हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगी DN नॉर्मल वेक्टर, DN यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास नॉर्मल है हमारे पास N, तो DN यूनिट वेक्टर आ जाएगी। तो जो ग्रेडियंट ऑफ पाई है, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उस पे, वो है हमारे पास डी पाई बाई DN, ये जो है A से B तक। अच्छा, जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज पाई में अगर होगी तो हम उसको ग्रेडियंट ऑफ पाई कहेंगे, जिस तरह हमने पहले इसको डिस्कस किया, और ये भी डिस्कस किया कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पाई को डी पाई बाई DN इनटू N यूनिट वेक्टर। N हमारे पास यूनिट वेक्टर है और ये हमें इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पाई के। ग्रेडियंट हमें ये इसके जो डायरेक्शन है वो हमें इंडिकेट करेगा। ठीक है ना? ये शो करेगा। अगर फिजिकली हम देखें तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन पाई जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो पार्शियल डेरिवेटिव होगी पाई की, और जो डायरेक्शन है वो अलोंग की क्या होगी, जहाँ पे पाई इंक्रीज कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी इसे डिस्कस किया। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले इक्वेशन 1 के, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो इसका DR के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले ग्रेडियंट पाई डॉट DR और डी पाई बाई DN इनटू DN यूनिट वेक्टर डॉट DR, हमने सिर्फ DR के साथ इसका क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया यहाँ पे।
अच्छा, तो ग्रेडियंट ऑफ पाई डॉट डी आर उसको हमने डी बाई डी एन इंटू एन मैग्नीट्यूड डी आर कास थीटा, क्योंकि अगर फिगर को आप देख ले, अगर सरफेस S1 पे हमारे पास क्या था, सरफेस S1 पे हमारे पास पॉइंट A था, और सरफेस S2 पे हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो B और C थे। A से C तक जो हमारे पास डिस्टेंस था वो dr था, जो लेंथ थी, और जो A से P था वो यूनिट वेक्टर n था जी, तो वो dn यूनिट वेक्टर था, ठीक है ना। तो dr cos थीटा, उधर से अगर फिगर को देख ले तो उधर से cos थीटा जो हमारे पास है वो इक्वल आ जाएगा। cos थीटा हमारे पास किस चीज की इक्वल आता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ना, तो बेस जो है dn यूनिट वेक्टर है और dr हमारे पास हाइपोटेन्यूज उसमें आ रहा था, तो इसको dn यूनिट वेक्टर को हम dr cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से डी पाई बाई डी एन इंटू डी एन यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अभी जो हमारे पास ग्रेडियंट पाई डॉट डी आर है, ये हमारे पास किस चीज की इक्वल आ जाएगा, डी पाई के। डी एन और डी एन आपस में कट जाएंगे, तो डी पाई हमारे पास किस चीज की इक्वल आया, इसको सिर्फ हमने लेफ्ट साइड राइट साइड को लेफ्ट साइड पे कर दिया, लेफ्ट साइड को राइट साइड पे कर दिया, तो डी पाई हमारे पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ पाई डॉट डी आर, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अच्छा, हम अभी कंसिडर करेंगे जो हमारे पास स्केलर फंक्शन था, जिसको हमने कहा था कि ये एक स्पेस में है पाया इंटू एक्स वाई जी, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव ले ले तो ये पार्शल पाई बाय पार्शल एक्स इंटू डी एक्स, पार्शल पाई बाय पार्शल वाई इंटू डी वाई, पार्शल प्लस पार्शल बाय पार्शल जी इंटू डी जेड हमारे पास, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये जो डी एक्स डी वाई और डी जी है, ये हमने एक साइड पे लिख लिए आई, और उसके साथ यूनिट वेक्टर्स ले लिए, और पार्शल जो हमारे पास टर्म्स थे उसको हमने एक साथ लिख दिया, दरमियान में डॉट लगा लिया, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास ये, तो ये टर्म जो है हमारे पास ये किस चीज की इक्वल है, ये जो टर्म है ग्रेडियंट ऑफ पाई की इक्वल, ये ग्रेडियंट के इक्वल है, ठीक है ना। और ये जो ये डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जी, ये हमारे पास क्या है, डी आर है हमारे पास। तो अभी अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन 2 को और इस इक्वेशन 3 को, तो इधर भी डी पाई लेफ्ट हैंड साइड पे है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, डी पाई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका और लेफ्ट हैंड साइड इसका इक्वल है, तो मतलब ये कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, ये आपको पता है पहले से ना। तो जी सर, तो ग्रेडियंट ऑफ पाई डॉट डी आर ये इक्वल आ गया इसके, ये जो राइट हैंड साइड है इसकी इक्वल आ गया, तो डी आर और डी आर आपस में कट जाएंगे हमारे पास, तो ग्रेडियंट ऑफ पाई जो हमारे पास है ये डी पाई बाई डी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस डी पाई बाई डी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर एंड प्लस के का, इस तरह। तो पाई सब में कॉमन है, तो पाई हमने सबसे ही निकाल दिया। तो ये जो चीज़ है पार्शल बाय पार्शल एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल बाय पार्शल वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल बाय पार्शल जी इंटू के यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास किस चीज के इक्वल है, अभी ग्रेडियंट के, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट के इक्वल है ना, ये हमारे पास ग्रेडियंट के इक्वल है, और साथ में पाई आ गया, तो ग्रेडियंट ऑफ पाई हमारे पास किस चीज की इक्वल आ गया, नेबुला पाई के या नेबुला पाई के, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है ग्रेडियंट के किसी भी स्केलर फंक्शन के लिए। और यहाँ पे हमारे पास स्केलर फंक्शन क्या है, हमारे पास यहाँ पे पार्शियल पाई हमारे पास, वेरी गुड। हमारे पास इधर स्केलर फंक्शन पाई है। अगर कोई स्केलर फंक्शन आपके पास कोई डिफरेंट हो तो वो ग्रेडियंट ऑफ उस स्केलर फंक्शन के आएगा, फिर समझ आ गई ना। जी सर, यस सर, जी सर। यानी पाई हमारे पास एक फंक्शन है, अगर आपको कोई और फंक्शन दिया हो तो वो ग्रेडियंट ऑफ उस फंक्शन के इक्वल होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आपके पास जो फंक्शन है वो f के इक्वल है, तो वो फिर क्या होगा यहाँ पे, ग्रेडियंट f के साथ ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्वल टू नेबुला f, नेबुला f, ठीक है ना। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? यस सर। जी सर।
यस सर। चलिए ये खत्म हो गया, अभी हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस। अच्छा, हमारे पास अभी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन ये हम पढ़ेंगे अभी। तो जो वेक्टर ऑपरेटर है जिसको हम यूज कर रहे हैं कि मेजर करे मैग्नीट्यूड, जो आउटवर्ड फ्लक्स है। फ्लक्स जानते हो फ्लक्स किस चीज को कहते हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। हाँ बिल्कुल, इज अ वेरी नाइस। तो आउटवर्ड फ्लक्स किसी भी वेक्टर फील्ड का फ्रॉम एन इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम जो हमारे पास होता है अराउंड अ गिवन पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंस कहेंगे। इनफिनिटेसिमल किस चीज को कहते हैं? किसी को पता है इस बारे में? इनफिनिटेसिमल किसको कहते हैं? इनफिनिटेसिमल हमारे पास जब वो किसी अप्रोच कर रहा हो जीरो को, यानी जीरो ना हो, लेकिन हमारे पास जो हो जीरो को क्या कर रहा हो? अप्रोच कर रहा हूँ। अप्रोच कर रहा हो, जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम, इनफिनिटेसिमल कहते हैं, ठीक है ना? इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम अगर हमारे पास हो तो वेक्टर ऑपरेटर जो है हम जब यूज करेंगे कि किसी भी आउटवर्ड फ्लक्स को की मैग्नीट्यूड को मेजर करे किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए, कहाँ से? फ्रॉम एन इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम, किसी भी गिवन पॉइंट से उसके अराउंड, तो उसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जेंस कहेंगे। और जो डाइवर्जेंस है वो कन्वर्ट करेगा वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में। अभी आप मुझे ये बताएं कि डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में मेन डिफरेंस क्या है? तो जो ग्रेडियंट है स्केलर को वेक्टर और ये वेक्टर को स्केलर फील्ड में कन्वर्ट होता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। आप तो माशाल्लाह से सीख रहे हैं। जी सर। ये स्टूडेंट्स अच्छे हैं कि आपका टीचर अच्छा है? टीचर बहुत अच्छा है। टीचर अच्छा है। टीचर बहुत अच्छा है। वैसे टीचर अच्छा है सर। स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से। अच्छा, अभी एग्जाम्पल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एयर है, उसको हम हीट करते हैं या कूल करते हैं, ठीक है ना? हमारे पास एयर है और उसको हम हीट करते हैं या उसको हम क्या करते हैं? कूल करते हैं, ठीक है? तो जो हमारे पास रिलेवेंट वेक्टर फील्ड होगी इस एग्जाम्पल के लिए, वेलोसिटी है फॉर एग्जाम्पल एयर की उस पॉइंट पे, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एयर है और वो एक्सपेंड कर रही है हर एक डायरेक्शन में, तो वो एक्सपेंड कब करेगी हमारे पास एयर? जब हम उसको हीट करेंगे, ठीक है ना? तो जो उसकी वेलोसिटी फील्ड होगी वो पॉइंट करेगी आउटवर्ड फ्रॉम अ गिवन रीजन, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल एक रीजन है आपके पास, आप एक रीजन ले लें, उस रीजन पे जो आपके पास है ना एयर है, आप उस रीजन में एयर को क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो जब आप एयर को हीट करेंगे तो वो एयर जो है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगी ना? यस सर। यस सर। जी, तो वो एक्सपेंड स्टार्ट कर देगी एक पॉइंट से, जहां पे वो एयर जिस जगह पे आप उस एयर को हीट अप करेंगे तो वो रीजन, फॉर एग्जांपल आप समझ ले कि वो आपके पास क्या है? सोर्स है। फॉर एग्जांपल आप सोच ले कि आपके पास ये सोर्स है और जहां पे ये जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? कि वो हमारे पास क्या है? एक सिंक है, ठीक है ना? समझ आ रही है? जी सर। जी यस सर। यस सर। अच्छा, तो इस केस में जो वेलोसिटी फील्ड है वो हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी,
क्योंकि रीजन जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास सोर्स है। अच्छा, और डाइवर्जेंस हमारे पास वेलोसिटी फील्ड की उस रीजन में नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव वैल्यू जब हमारे पास वो रीजन हमारे पास सिंक होगी। और वो कब सिंक होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम एयर को कूल डाउन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट कर जाएगा ना। जी सर। तो वो जब कंट्रैक्ट कर जाएगा तो हम फिर जो डाइवर्जेंस है उस वेलोसिटी फील्ड की उस रीजन में, तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे उसकी। ठीक है ना? जी सर। आसान है ना? अगर सोर्स से सिंक की तरफ जा रही है तो हम फिर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर सिंक से उधर सोर्स की तरफ आ रही है तो फिर हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। जी। नाउ मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो जो टोटल फ्लक्स होगी वेल डिफाइन कंटिन्यूअस होगी, जिस तरह आपने ग्रेडियंट में पढ़ा, डिफरेंशिएबल होगी वेक्टर फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए और ये एक्स वाई जी प्लेन में है, पर यूनिट वॉल्यूम सच दैट दिस वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो। अगर वॉल्यूम अप्रोच कर रही है जीरो को तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, इन्फिनिटी डाइवर्जेंस। इन्फिनिटी नहीं, इनफिनिटेसिमल। इन्फिनिटेसिमल। टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है ना? तो लिमिट जब हमारे पास डेल बी अप्रोचेस करेगा जीरो को तो टोटल फ्लक्स हम लिख लेंगे ए डॉट डी ए डिवाइड बाय डेल बी। ठीक है ना? ये हमारे पास इसका डाइवर्जेंस के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे। अच्छा, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इसको हम डेल डॉट ए कहेंगे। वो जो ग्रेडियंट था वो हमारे पास क्या था, डेल पाई था। डेल पाई था, ये हमारे पास डेल डॉट ए होगा। ठीक है ना? अगर हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख ले तो डेल डॉट ए हमारे पास ये डेल की जगह जो हम पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर डॉट और ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, ये हम लिख लेंगे। तो इससे सिंपली आपने इसको डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आई सिर्फ रह जाएगा, तो इस सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पार्शियल ए एक्स बाय पार्शियल एक्स पार्शियल ए वाई बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ए जी बाय पार्शियल जी, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना? यस सर। जी सर। जब आपकी कंसेप्ट क्लियर होना स्टार्ट होते हैं तो फिर आगे जो चीज़ है वो आपके लिए आसान होती जाती है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। सर स्क्रीन, क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ ना, इसलिए आपको शो नहीं हो रही अभी। जी शो हो सर। रही है? जी सर अब हो रही है। माशाल्लाह से मैंने आप में एक बात नोट की है कि आप बहुत इंटरेस्ट से क्लास ले रहे हो। जी सर। सर क्लास है भी बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। हम तो कोई इंटरेस्ट वाली बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप मेरी जो गुलाबी उर्दू है वो सुन रहे हो। सर आप बातें अच्छी करते हैं। नहीं, इस तरह ना हो कि मेरे साथ रह रहे कि आपकी उर्दू भी बिगड़ जाए। नो सर, आपका टीचिंग मेथड बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होगा सर। फिर इस तरह ना हो कि आप भी मुजक्कर को मोनस कहे और मोनस को मुजक्कर कहे, फिर आप के लिए भी बड़ा मसला हो जाएगा ना। नो सर। हाँ सर, अल्लाह खैर करे। अच्छा, अभी हम फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी पढ़ते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या होगी? फॉर एग्जांपल फिगर 1 आप देख रहे हो, जिस तरह मैंने आपको पहले डिस्कस किया, ये आप लोगों को अभी मेरे ख्याल में आता भी होगा। आप 1 बाय 1 मुझे बताएं अगर किसी को ये पता है। अभी ये हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये 1 2 1 2 इस तरह -1 -2 -1 -2, और ये जो एरोज है ना, वेक्टर जो हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ओरिजिन है, जहाँ पे कर्सर मैंने रखा हुआ है, नजर आ रहा है ना आपको? ये मेरे पास ओरिजिन है। ये जो वेक्टर्स है ना, ये ओरिजिन से इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है? आउटवर्ड रीजन। आउटवर्ड। आउटवर्ड।
आउटवर्ड तो उसके लिए जो डाइवर्जेंस होगी इस वेक्टर फील्ड के लिए हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव 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 ये किसने पहले पॉजिटिव कहा मुझे बताए ना। सर मैंने कहा है। मैंने कहा था। आप कौन हो? मैं नाम ढूंढता हूँ। आप कौन हो? मुनीबा। जी मुनीबा। निम्रा, वेरी गुड वेरी गुड। ये पॉजिटिव हमारे पास है। क्या? मुनीबा। मुनीबा जी मुनीबा, वेरी गुड। अच्छा, पॉजिटिव हमारे पास होगी, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम इसको देख ले तो इसमें हमारे पास क्या होगी? ये ओरिजिन है और ये वेक्टर्स के डायरेक्शंस आप देख रहे हो किस तरफ है? जी सर, इनवर्ड है। इनवर्ड है। तो इसके लिए हमारे पास जो डाइवर्जेंस क्या होगी इस वेक्टर फील्ड की? नेगेटिव होगी। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह से सीख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बस इसमें सिर्फ मैंने यही बताया था, आप लोग फिर इसकी इंग्लिश जो है ना वो पढ़ लें, वही है जो आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ेंगे डाइवर्जेंस की, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की, ठीक है। हमारे पास कंसिडर हम करते हैं कि हमारे पास वेल डिफाइंड कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है a into x by z, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, इस जो हमारे पास वेक्टर फंक्शन है, इसको हमने एक सरफेस के अंदर जो वेक्टर फील्ड है इसके अंदर हमने रख लिया। ये आप देख रहे हो, ये पूरा सरफेस है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस है हमारे पास, ये क्या है? हमारे पास इनसाइड द वेक्टर फील्ड है हमारे पास। अभी हम एक पॉइंट पी लेंगे, ये जो कर्सर में आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पॉइंट पी लेंगे इस सरफेस में, और ये इनक्लोज किया हुआ है वॉल्यूम को, जिसको हम कहते हैं कि डेल वी इसका वॉल्यूम है, ठीक है ना। ये पॉइंट जहाँ पे है आप देख रहे हो ना, ये पॉइंट पी है, पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट पी। तो जो वेक्टर फंक्शन होगा पॉइंट पी का, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a इक्वल टू ax i प्लस a बाई जे प्लस a z k, ठीक है ना। तो जो नेट फ्लक्स हमारे पास होगा इस वेक्टर फंक्शन का थ्रू होल सरफेस, तो अगर होल सरफेस का हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अगर हम इसका फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इंटीग्रल लेंगे उस टोटल सरफेस का, a डॉट डी ए। हम इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब ये कि इस टोटल सरफेस का हो जाएगा, पहले इस पॉइंट का था, तो जो पॉइंट का होगा वो आप a डॉट डी ए लिख सकते हैं, लेकिन जब टोटल सरफेस का होगा तो मतलब इंटीग्रल कर लेंगे। तो जो द फ्लक्स थ्रू एस में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेक्टर फील्ड। अच्छा, जो फ्लक्स होगी, जो सरफेस है हमारे पास थ्रू सरफेस एस, ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है फ्लक्स, और ये डिपेंड कर रही है वेक्टर फील्ड के नेचर पे। वेक्टर फील्ड के नेचर पे किस तरह डिपेंड करेगी? फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ कि नेट फ्लक्स हमारे पास कब जीरो होगी? जो आउटवर्ड फ्लक्स है ए का, अगर ये बैलेंस कर जाए जो इनवर्ड है फ्लक्स, ये सरफेस को, यानी सरफेस में जो इनवर्ड फ्लक्स आ रही है और जो आउटवर्ड फ्लक्स है ए का, अगर ये आपस में बैलेंस कर जाए तो फिर हमारे पास नेट फ्लक्स क्या होगी? जीरो होगी। अगर फ्लक्स हमारे पास पॉजिटिव कब होगी? जब हमारे पास जो है ए जो है फ्लक्स ए का, वो जब लीव करेगा वॉल्यूम डेल वी को, अगर ये ग्रेटर होगा, फ्लक्स जो ए है एंटर करेगा वही सेम वॉल्यूम डेल वी में, यानी ये छोटा वॉल्यूम है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि डेल वी है हमारे पास। अगर फ्लक्स जो ए का है वो लीव कर रहा है उस ए वॉल्यूम को, जो स्मॉल वॉल्यूम है हमारे पास, वो अगर हमारे पास ग्रेटर होगा जो एंटर कर रहा है उसी वॉल्यूम में, तो मतलब ये है कि वो हमारे पास फ्लक्स को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। लीव अगर ज़्यादा हो, जो एक ए लीव कर रहा है वॉल्यूम को, जो एंटर कर रहा है उसी जो ए एंटर कर रहा है उसी वॉल्यूम डेल वी में, तो फिर हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव के लिए हमारे पास फिर क्या होगा?
अगर फ्लक्स हमारे पास नेगेटिव होगा, अगर फ्लक्स ऑफ ए जो है वो एंटर करेगा वॉल्यूम को, वो हमारे पास ग्रेटर हो जो फ्लक्स हमारे पास ए जो लीव करेगा उसी सेम वॉल्यूम को, तो फिर हमारे पास फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। ये मैंने आपको दूसरे जो स्लाइड है, पेज है, उस पे भी मैंने आपको शो किया हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस मैंने आपको पहले बताया, तो डाइवर्जेंस वही है, ठीक है ना। जिस तरह मैंने आपको डिफिनीशन बताई है उसी तरह की मैंने फिर लिख ली है यहाँ पे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए हमारे पास लिमिट वॉल्यूम व्हेन अप्रोचेस टू जीरो टोटल फ्लक्स बाय वॉल्यूम, और अगर हमारे पास डेल वी हो वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो हमारे पास इंटीग्रल ए डॉट डी ए डिवाइड बाय डेल वी हमारे पास होगा। अच्छा, ये यहाँ तक पढ़े। ये जो डाइवर्जेंस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ना, ये आप छोड़ दे, सिर्फ यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ना है जी। ये जो आपने बताया है कि ये फ्लक्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है जब वो लीव करता है, एंटर करता है वॉल्यूम को, तो ये किस तरह करता है? थोड़ा सा आप वेट कर ले, एक कॉल आ रही है इम्पोर्टेंट, ठीक है, मैं इसको रिसीव करता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, उस वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ लाइन्स पास हो रहे हैं उससे, तो अगर कुछ रह जाए, तो अगर मतलब ये कि कुछ कुछ वहाँ पे रह जाए और कुछ वहाँ से पास हो जाए, तो मतलब यही है कि उसको कहते हैं कि नंबर ऑफ जो एंटर हो रहे हैं और जो लीव कर रहे हैं, उसका यही मतलब है, ठीक है ना। तो उसकी कंडीशंस बता दिए मैंने। अच्छा, तो अभी मैं आपको ये कह रहा था कि ये डाइवर्जेंस ऑफ ए नहीं, ये आप लोगों ने यहाँ तक सिर्फ करना है, ठीक है। ये डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप लोगों ने नहीं करने हैं, ठीक है। समझ आ गई? जी सर। हाँ, ये जो 23 पेज है ना, ये खाली है, खैर है, ठीक है। अगर मैं आपको सेंड करूँ तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ये 23 पेज बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हो ना? यस सर। मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना 23 पेज, ये बिल्कुल खाली है। नो सर। हाँ, नो सर, अभी तक नहीं शेयर हो। ये देखे जी सर। यस सर, हो गई है। हाँ, खाली है, ठीक है। यस सर, खाली है। तो अगर आपके पास इस तरह आ जाए तो इस तरह ना कहे कि पता नहीं कहाँ पे गायब हुआ है जो सारा कुछ लिखा था। अच्छा, अभी जो है ना कर्ल, जो लास्ट छोटा सा टॉपिक है ना, ये पढ़ लेते हैं, फिर खत्म कर लेते हैं। जी सर। कर्ल हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लाइन इंटीग्रल की, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी लाइन इंटीग्रल की, जो हमारे पास वेल डिफाइंड कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगी वेक्टर फंक्शन किसी भी एरिया पे, किसी के सरफेस एरिया के सरफेस पे पर यूनिट एरिया उस सरफेस के, तो हम उसको क्या कहेंगे? और वो जो है वो अगर अप्रोच कर रही है उस जीरो को, तो हम उसे क्या कहेंगे? कर्ल कहते हैं उस फंक्शन के, वेक्टर फंक्शन के, ठीक है ना। तो उसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास कर्ल ऑफ ए, वो लिमिट जब एरिया हमारे पास अप्रोच कर रही है उस जीरो को। आपने डाइवर्जेंस में देख लिया था, उसमें क्या अप्रोच कर रहा था? वॉल्यूम जीरो का अप्रोच कर रहा वॉल्यूम, था। और इसमें एरिया। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, जो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल ऑफ ए होगी डिवाइड बाय एरिया। तो लाइन इंटीग्रल में आपने पढ़ा था कि जब हमारे पास इंटीग्रल ए डॉट डी आर हमारे पास होती है बाय डेल ए मैक्सिमम, जब हमारे पास होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। अच्छा, कर्ल को हम क्या कहते हैं? कर्ल हमारे पास का मतलब होता है कि कैलकुलेशन या सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया में जितनी भी हम कर सकते हैं,
या आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है या जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है किसी भी गिवन रीजन ऑफ स्पेस में, किसी भी स्पेस के किसी भी रीजन में अगर आपके पास जितनी भी रोटेशन हो रही हो या जितनी भी एंगुलर मोमेंटम हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, कर्ल कहते हैं। उसको उस अमाउंट को या उसको कैलकुलेट, जो सर्कुलेशन है पर यूनिट एरिया, उसको अगर हम अमाउंट को कैलकुलेट कर ले तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्ल कहेंगे। ठीक है ना जी सर। और जो कर्ल वेक्टर हमारे पास होगी वो कन्वर्ट करेगी एक वेक्टर फील्ड को दूसरे वेक्टर फील्ड में, हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। ठीक है ना जी जी सर आवाज नहीं आ रही है नूरुल ऐन। सर वो कह रही है कल रिपीट कर दें। अच्छा, कल मैंने आपको बताया कल हमारे पास क्या होगी, कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन होगी किस चीज की, जो हम सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया की, जितने यूनिट एरिया आप लेंगे उसमें जितनी भी सर्कुलेशन होगी उसको हम कर्ल कहेंगे। या आप इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारे पास जितनी रोटेशन होगी या जितनी एंगुलर मोमेंटम होगी, ठीक है, किसी भी रीजन में किसी भी स्पेस के, तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्ल कहेंगे। ठीक है ना। और कर्ल जो हमारे पास है इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर फील्ड में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो जो कर्ल हमारे पास, कर्ल क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है, तो कर्ल हमारे पास जो वेक्टर है वो कन्वर्ट करेगी एक वेक्टर फील्ड को दूसरे वेक्टर फील्ड के में। ठीक है ना। अच्छा, तो कर्ल वेक्टर जो है वो वेक्टर फंक्शन, किसी भी वेक्टर फंक्शन का वो हमारे पास इक्वल होगा वेक्टर प्रोडक्ट, जो डेल ऑपरेटर है हमारे पास नेबुला, किसी भी वेक्टर फंक्शन जो हमारे पास ए होगी उसके साथ हम इसको इस तरह लिख लेंगे कि कर्ल अगर हम फाइंड कर लेंगे तो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में कन्वर्ट करती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट, और आई जे के ये हमारे पास जो है डेल ऑपरेटर के हैं, एक्स वाई जी कंपोनेंट्स, और ये हमारे पास जो ए वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन ए, उसके हमारे पास कंपोनेंट्स है ए एक्स, ए वाई, ए जी। ठीक है ना। तो जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड होगा हमारे पास, वो मैंने आपको बताया कि हमें क्या देगा, एक न्यू वेक्टर फील्ड देगा, और ये हमें डिस्क्राइब करेगा इन्फिनिटेसिमल रोटेशन। इन्फिनिटेसिमल रोटेशन मतलब ये कि बहुत छोटे छोटे से रोटेशन हर एक पॉइंट पे, एक ओरिजिनल वेक्टर फील्ड। लेकिन आपके पास एक फील्ड होगी, आपके पास एक फील्ड होगी जिसको हम वेक्टर फील्ड कहेंगे, उसके अंदर जो है हर एक पॉइंट पे आपको एक इन्फिनिटेसिमल जो आपके पास होगी, वो वॉल्यूम एरिया जो आपके पास होगा उसमें आपको रोटेशन देगी, वो डिस्क्राइब करेगा कल हर एक पॉइंट पे। ठीक है ना। फिर उसके जो एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक टेक्सचर स्फीयर है, हम उसको एक पॉइंट करते हैं एक वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमारे पास पानी है और उसमें हम एक टेक्सचर स्फीयर रख लेते हैं, तो जो मूविंग वाटर होगा वो उस स्फीयर को क्या करेगा, रोटेट करेगा किसी भी वे में। ठीक है ना। तो जो वेक्टर है हमारे पास जिसको हम कर्ल कहेंगे वो कैरेक्टराइज करेगा वो रोटेशन, जो पानी कौन रोटेशन काज करेगा, वो जो हमारे पास पानी है उसके ऊपर हमने एक स्फीयर रखा हुआ है, तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको रोटेट जब करेगा, ठीक है ना, तो वो हमारे पास असल में वो हमारे पास क्या होगी, एक कर्ल होगी। ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर है वो कब आएगा हमारे पास, जब हमारे पास हम जो पानी है उसका अगर हम कर्ल ले ले, ठीक है ना, पानी को हम एक वेक्टर फील्ड कहते हैं फॉर एग्जांपल, तो पानी को जब हम एक वेक्टर फील्ड कहते हैं तो एक वेक्टर फील्ड के अंदर वो जो हम हमारे पास एक स्फीयर है या कोई भी चीज़ है, आपके पास कोई भी चीज़ रख ले, और वो पानी के जो हिलने से उसमें जो रोटेशन पैदा होती है
तो वो एक स्मॉल पॉइंट पे होगी ना, पानी तो बहुत ज्यादा होगा, एक स्मॉल पॉइंट पे आपके पास जो रोटेशन पैदा होगी उसके अंदर, तो हम उसको फिर क्या कहेंगे, कर्ल कहेंगे उस पॉइंट पे। हाँ, और जो डायरेक्शन होगी उस वेक्टर की वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास जो डायरेक्शन है रोटेशन की, उसको हम राइट हैंड रूल से हम उसकी डायरेक्शन उस वेक्टर की हम फाइंड कर सकते हैं। और जो मैग्नीट्यूड होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कि हमारे पास जो स्फीयर है उसके ऊपर वो कितना स्पिन कर रहा है, ठीक है ना, उसकी मैग्नीट्यूड उस स्पिनिंग पे होगी कि कितना फास्ट हमारे पास वो जो स्फीयर है वो कितना स्पिन कर रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अरे सरफेस का क्या नाम बताया आपने? समाल स्फीयर का सरफेस का क्या नाम आपने बताया? इमेजन कौन सी सरफेस का नाम आपने लिया? फ्रैक्चर्ड, हाँ, टेक्सचर स्फीयर अगर आपके पास हो, आप ये भी कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास पानी है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है आपने कोई स्फीयर रख दिया या कोई भी चीज आपने रख दी, और अगर आप उस पानी को मूव करेंगे, तो अगर आप पानी को मूव करेंगे तो साथ में हर पानी तो सारा मूव करेगा ना, तो अगर एक पॉइंट पे वो हमारे पास वो उसमें रोटेशन पैदा होती है, ठीक है ना, उस स्फीयर में अगर रोटेशन पैदा होती है हमारे पास, सही है ना, तो वो अगर पानी को हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, तो एक वेक्टर फील्ड के अंदर जो पॉइंट है जिसमें स्फीयर हुआ है वो उसको एक दूसरे वेक्टर फील्ड में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, वो भी रोटेशन लेगा ना। जिस तरह हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो वो जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो उस बारे में बताता है, ठीक है ना। अभी इस तरह जो है ना, मैं अभी आपको इस तरह करता हूँ, आपको मैं एक क्विज दे देता हूँ, आपने ये सॉल्व करना है और फिर मुझे शो करवाना है।